गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बाकी लोग? बाकी लोग कहाँ रह गए हैं? लास्ट क्लास में हम टीबी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लाइक टीबी की पैथोजेनेसिस क्या होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में डिस्कस किया था, इसकी ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस किया था, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के बारे में डिस्कस किया था कि उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 1 से लेके 5 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। वेल, ओके, जैसे ही पहुंच जाते हैं बता दीजिएगा। ठीक है। मीटर में ये इंक्लूड करना है टीबी को। ओके, ओके, नहीं इंक्लूड करते। एनी हाउ डिस्कस कर लेते हैं टीबी है क्या, इसको आज एंड करते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होती है ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि पर्सन टू पर्सन हो रही होती है थ्रू द एयर। ट्यूबरकल बेसिलाई प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। बस 5-7 मिनट में बाकी लोग ऑनलाइन हो जाती हैं इंशाल्लाह। चलें, जब तक वो ऑनलाइन होते हैं तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे? मेनली 4 फैक्टर्स आर डिटरमाइंड। उन 4 फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ हो सकती है? ससेप्टिबिलिटी हो सकती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ससेप्टिबिलिटी हो सकती है, इन्फेक्शियसनेस हो सकती है, थर्ड वन इज़ इन्वायरमेंट हो सकता है और फोर्थ वन इज़ एक्सपोजर हो सकता है। ये 4 फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ट्रांसमिशन। लाइक अगर हम ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि बॉडी का इम्यून स्टेटस किस तरह का है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सपोज्ड इंडिविजुअल कितनी अच्छी है, लाइक उसका इम्यून स्टेटस किस तरह का है, इम्यून सिस्टम कितना अच्छा वर्क कर रहा है, क्या ओल्ड एज है, यंग एज है, बच्चा है। ठीक है, तो लेवल ऑफ इम्यूनिटी डिटरमाइन करती है ससेप्टिबिलिटी को। दूसरी चीज़ होती है, दूसरा फैक्टर होता है इन्फेक्शियसनेस से। अब इन्फेक्शियसनेस के अंदर क्या चीज़ आती है? इन्फेक्शियसनेस ऑफ ए पर्सन विद टीबी
डिपेंड कर रहा होता है कि नंबर ऑफ ट्यूबरकल बेसलाई कितने के साथ उसका कंटेक्ट हुआ है, दैट इज इन्फेक्शियसनेस. Infectiousness is the persons with the TB disease is directly related to number of tubercle bacilli that he or she expel in the air. कि एक इनहेलेशन सॉरी एक एक्सहेलेशन के साथ वो कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सपेल आउट करता है, दैट इज ए infectiousness of that person. And person who expel many tuberculi are more infectious than the person who expel few or no bacilli, right? तीसरी चीज होती है इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वायरमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है? लाइक इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं दैट इफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ऑर्गेनिज्म, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म. इन्वायरमेंटल फेवरेबल इन्वायरमेंट है, ग्रो कर जाएगा. अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है, इनहिबिट हो जाएगा, रिएक्टिव रहेगा लेकिन रीएक्टिव होना शुरू हो जाएगा. जैसे ही अगेन फेवरेबल इन्वायरमेंट. तीसरी और चौथी और लास्ट चीज होती है एक्सपोयर. एक्सपोयर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोयर कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. थर्ड वन, उसकी प्रॉक्सिमिटी क्या है. ये चार फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो डिटरमाइन कर रहा होता है, राइट. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या हो सकता है? लाइक कफ है, स्पेशली लास्टिंग फॉर 3 वीक्स और लॉन्गर. इसके अलावा आरटीडी है, आरटीआई है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है जिसमें मेनली लैरिंक्स इन्वॉल्व होता है. इसके अलावा जो पर्सन है क्या वो वाइल कफिंग नोज और माउथ को कवर कर रहा है. इसके अलावा क्या वो इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहा, या इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहा, लाइक जो ड्रग्स ले रहा है क्या उसका टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफाइड है. ये तो नहीं है कि वो जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहा है और प्रॉपर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहा. इसके अलावा प्रोसीजर्स है, अगर उसे कफ हो रही है और कफ कितनी सवेयर है, और क्या वो एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स तो नहीं करवा रहा, लाइक ब्रोंकोस्कोपी हो सकता है. इसके अलावा अदर देन ब्रोंकोस्कोपी स्पूटम इंडक्शन हो सकता है, न्यूबलाइजेशन हो सकता है, ऑक्सीजन थेरेपी हो सकता है. तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं दैट आर एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स. अगर वो ये प्रोसीजर्स अंडरगोइंग these procedures तो he is infecting more persons. like एक अगर पर्सन है वो O2 इनहेलेशन पे है या O2 इनहेलेशन करवा रहा है तो is it using the same mask? अगर वो सेम मास्क यूज करेगा तो डेफिनेटली ही विल इफेक्ट द अदर पर्सन एज वेल. इसके अलावा रेडियोग्राफिक और लेबोरेटरी चेंजेस क्या आई हैं. क्या जो चेस्ट एक्सरे करवाया गया है क्या उसके ऊपर कोई कैविटेशन है. अगर उसका कल्चर करवाया गया तो इज देयर कल्चर पॉजिटिव फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. अगर स्पूटम एनालिसिस करवाया गया है, एसिड फास्ट बेसलाई करवाया गया है, एएफबी फॉर स्पूटम, स्पूटम एएफबी करवाया गया है, तो इज इट ए पेप्समेयर पॉजिटिव रिजल्ट. तो ये इंडिकेशंस होती हैं जो कि टीबी वाले पेशेंट्स के अंदर चीज़ें शो हो रही होती हैं. एंड दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पेशेंट्स विद द ट्यूबरकुलोसिस दैट आर एसोसिएटेड विद द इन्फेक्शियसनेस, राइट. अब अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें कि इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट कर रहा होता है, दैट इज अनदर फैक्टर. तो इन्वायरमेंट के अंदर उस कंसंट्रेशन ऑफ इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट है. लाइक अगर एयर है उसके अंदर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं. क्या वो जो एयर है उसका एक्सपोजर दूसरे लोगों के कंटेक्ट में है. इंस्टेड ऑफ दैट स्पेस क्या है, क्या वो क्लोज इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, क्लोज रेजिडेंस में ले रह रहे हैं, देन डेफिनेटली दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शियस डिजीज. वेंटिलेशन किस तरह की है, इन्वायरमेंटल वेंटिलेशन किस तरह की है. क्या जनरल वेंटिलेशन है. अगर जनरल वेंटिलेशन नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे
insufficiently dilution of that tubercle microorganisms are there, and other that then कि वहाँ पे जो रिमूवल ऑफ इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है क्या वहाँ पे प्रेजेंट है. अगर वेंटिलेशन नहीं है तो डेफिनेटली जो रिमूवल ऑफ इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है वो भी नहीं होंगे. इंस्टेड ऑफ दैट क्या एयर की सर्कुलेशन है, क्या वो पर्सन जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम तो नहीं है, या रीसर्कुलेशन ऑफ एयर कंटेनिंग इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई तो नहीं प्रेजेंट. इसके अलावा क्या जो स्पेसिमन हैंडलिंग है क्या वो इम्प्रॉपर हैंडलिंग प्रोसीजर्स तो नहीं है, जिसकी वजह से अगेन जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है वो उस सरफेस के ऊपर था, उसको उसने टच किया, टच करने के साथ उस पेशेंट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, अदर पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो गया. दैट वाज ए हेल्दी बिफोर दैट. एयर प्रेशर किस तरह का है, इज देयर ए पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इज देयर ए नेगेटिव एयरवे प्रेशर. तो ये रूम होने चाहिए जिनकी अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए, दे शुड बी ए पॉजिटिव वेंटिलेटेड, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के साथ होने चाहिए, जिसकी वजह से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाता है इसीलिए ड्यू टू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. प्रॉक्सिमिटी क्या है, ये लेंथ ऑफ एक्सपोजर किस तरह इफेक्ट कर रहा होता है. अब इसके अंदर क्या चीज़ आती है, ड्यूरेशन ऑफ पर्सन विद इन्फेक्शियस टीबी क्या है. हाँ जी, सामने को बता. इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस पर्सन क्या है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू इन्फेक्शियस पर्सन क्या है. सपोज क्लोजर प्रॉक्सिमिटी तो नहीं है, मोर फ्रीक्वेंट एक्सपोजर तो नहीं है, जो ड्यूरेशन है वो लॉन्गर तो नहीं है. अगर ये चीज़ें भी हैं तो डेफिनेटली वो पेशेंट्स वो पर्सन वो इफेक्टेड मोर इफेक्टेड होगा. ओके पैथोजेनेसिस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि एल्वुलाई आपकी लंग्स के अंदर जाता है, एल्वुलर मैक्रोफेजेस उसको इंजेस्ट करती हैं, माइक्रोफेजेस डाई कर जाती हैं, अगर लाइव हो जाएं तो बाहर एक लिम्फोटिक चैनल बना लेते हैं, एक व्हील बना लेते हैं, ग्रेनुलोमा बनना शुरू हो जाता है, और उस कंडीशन में हमने लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन कहा था LTBI. और टीबी अगर उसमें पॉजिटिव हो जाता है तो देन हमने कहा था कि वो पॉजिटिव हो जाता है. इसके अलावा हमने लेटेंट टीबी के बारे में भी डिस्कस किया था कि लेटेंट जो टीबी होता है हैव ए माइक्रोबैक्टीरियम इन देयर बॉडीज बट डू नॉट हैव अ टीबी डिसीज एंड कैन नॉट ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू अदर पर्सन. ये भी हमने डिस्कस किया था. We can't say a person having a latent TB is not regarded as the case of a TB. और ये टीबी डिसीज़ क्या थी, टीबी डिसीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब लेटेंट टीबी इन्फेक्शन से टीबी में डेवलप हो जाता है तो उसको टीबी डिसीज़ कहा जाता है. लेटेंट टीबी इन्फेक्शन और टीबी डिसीज़ इसमें क्या डिफरेंस है ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था. लाइक जो टीबी इन्फेक्शन है, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है, उसमें इन्फेक्टेड पर्सन आ रहा होता है, और जो टीबी डिजीज़ है उसमें इन्फेक्शन आ रहा होता है. लाइक जो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है उसमें जो पेशेंट्स होता है वो कांट स्प्रेड टीबी टू अदर्स, लेकिन अगर टीबी डिजीज़ हो गई है तो अल्टीमेटली वो पेशेंट्स ट्रांसमिट कर सकता है. इसके अलावा स्पूटम का अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो वो नेगेटिव आता है लेटेंट टीबी इन्फेक्शन के अंदर, और अगर हम टीबी में करवाते हैं तो स्पूटम पॉजिटिव आ रहा होता है. लेटेंट टीबी इन्फेक्शन के अंदर शुड कंसिडर ट्रीटमेंट फॉर LTBI, लेकिन अगर टीबी डिजीज़ हो गई है तो उसमें डेफिनेटली नीड ट्रीटमेंट फॉर दैट पर्सन. इसके अलावा लेटेंट टीबी इन्फेक्शन के अंदर टीबी डिसीज़ नहीं होती, टीबी केस नहीं होता, लेकिन वंस डायग्नोज हो जाता है पेशेंट तो उसमें वो टीबी डिजीज़ का कंफर्म पेशेंट्स बन जाता है.
इसके अलावा हमने डिफरेंट साइट्स के बारे में डिस्कस किया था कि पहली जो साइट थी उसमें पल्मोनरी टीबी को हमने डिस्कस किया था, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को डिस्कस किया था। तो पल्मोनरी टीबी था उसमें वो लंग्स को इन्फेक्ट कर रही थी, लेकिन जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है वो अदर देन लंग्स को इन्फेक्ट करती है, लाइक इंक्लूडिंग फेरिंग्स हो सकता है, सॉरी लेरिंग्स हो सकता है, लेम्फ नोड हो सकते हैं, ब्रेन हो सकता है, किडनी हो सकती हैं, बोन हो सकते हैं, जॉइंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो मेनली टीबी होती है वो ऑफन है कंपनीड बाई पल्मोनरी टीबी, और पल्मोनरी टीबी अगर सिंपल पर्सन विद एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, दे यूजुअली आर नॉट इन्फेक्शियस अनलेस अनटिल ए पल्मोनरी डिजीज इज इन एडिशन विद एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज। अगर उसको लाइक जॉइंट का टीबी है, इंटेस्टाइनल टीबी है, ब्रेन टीबी है, तो उसमें क्या होगा कि वो पेशेंट्स जो टीबी को स्प्रेड करने की एबिलिटी है, ये इन्फेक्शियसनेस है, वो उसके अंदर नहीं होएगी अनटिल अनलेस कि उस पर्सन के अंदर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहीं भी हो सकती है, लाइक ओरल कैविटी के अंदर हो सकती है, लेरिंक्स के अंदर हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर ओपन एब्सेस या लीन बनने के चांसेस होते हैं, प्लूरल इफियन डिवेल्प होने के चांसेस होते हैं अगर उसको पल्मोनरी टीबी अंडरलाइंग काज है, तो जो कि चेस्ट रेडियोग्राफ के ऊपर भी दिखाया जा सकता है। माइलरी टीबी होती है, माइलरी टीबी तब होगी जब माइकोबैक्टीरियम या जो ट्यूबरकल है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर होएगा और डिसेमिनेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे ग्रो एंड कॉज डिजीज इन मल्टीपल साइट्स, तो उसको कहा जाता है माइलरी टीबी। ओके, इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम टीबी की बात करते हैं तो जब टीबी टिश्यू के अंदर या ब्रेन टिश्यू के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिवेल्प होना शुरू हो जाता है, अकर होना शुरू हो जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड ट्यूबरकुलस या ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस की बात करें तो मेनली ये बेस ऑफ द ब्रेन को इफेक्ट कर रहा होता है, स्पेशली ऑन द इमेजिंग स्टडीज़, जिसके अंदर हेडेक हो रही होती है, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, नेक स्टिफनेस होती है, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है बिफोर डायग्नोसिस इज वेरिएबल। इसके अलावा अगर हम एक ऐसा पर्सन जिसको टीबी मेनिंजाइटिस है उसकी अगर हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो उसके अंदर भी कांट टीबी या माइलरी टीबी की कुछ अबनॉर्मलिटीज शो हो रही होती हैं। इसलिए एट ए टाइम अगर एक जगह का टीबी होता है तो वो मोर इन्फेक्शियस नहीं है रेदर देन पल्मोनरी टीबी। अगर पल्मोनरी टीबी हो जाता है तो दैट इज़ मोर इन्फेक्शियस, जिसमें जो पर्सन होता है वो थ्रू एक्सलेशन ट्यूबरकल न्यूक्लियाई को स्प्रेड करवा रहा होता है। इसके अलावा इसका डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाता है। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी लाइक एमडीआर और एक्सडीआर होते हैं। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी इज कॉज्ड बाय मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दैट आर रेजिस्टेंस टू ड्रग नॉर्मली, जो कि टीबी को ट्रीट करने के लिए दी जा रही होती हैं। इसके अलावा अगर रिकग्निशन ऑफ द ड्रग के अंदर या रेजिस्टेंस हो गई है या प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इन्फेक्शियसनेस है तो ये इंक्रीज ट्रांसमिशन को फैसिलिटेट कर देता है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो जल्दी डेवलप हो जाती है। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो टीबी होता है, एमडीआर टीबी उसे कहा जाता है, वो मोस्टली एंटी टीबी ड्रग्स जिसके अंदर आइसोनाइजर्स आता है, जिसके अंदर रिफिम्पासिन आता है, जिसके अंदर पैरासेनामाइड आता है,
या फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स के अंदर आता है, जिनको जो कि ट्रीट करने के लिए यूज़ की जा रही होती हैं। बेटा MDR होता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। इसके अलावा XDR होता है, XDR टीबी होता है। XDR टीबी ये होता है कि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जो कि स्पेशली आइसोनिजर्ड और रिफेम्फासिन प्लस एनी फ्लोरोक्विनुलिन। फ्लोरोक्विनुलिन के साथ अगर कोई रेजिस्टेंस हो रही है जिसमें आइसोनिजर्ड भी है, रिफेम्फासिन भी है और कोई एक फ्लोरोक्विनुलिन है, क्विनोलोन है, तो उसको एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहा जाता है। इसके अलावा अगर सेकेंड लाइन जिसके अंदर इंजेक्टिबल्स आते हैं, लाइक एनामाइसिन आता है, अमीकासिन आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, उनकी भी रेजिस्टेंस हो सकती है। ये भी अगेन XDR टीबी के अंदर फॉल कर रहा होता है पेशेंट। जिसको मतलब डोनेशन कैंसर के लिए जिसको देना है ना, इसके अलावा प्राइमरी MDR टीबी होता है, सेकेंडरी MDR टीबी होता है। ये स्लाइड्स के ऊपर हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब जो प्राइमरी है उसमें ये होता है कि इन्फेक्टेड विद ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। और जो सेकेंडरी MDR टीबी होता है उसमें एक्वायर्ड या डिवेल्प्ड ड्रग रेजिस्टेंस होती है। जो प्राइमरी MDR टीबी होता है दैट इज कॉज्ड बाय पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो एक्वायर्ड होती है ये मोस्टली डिवेल्प ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट। और जो इन्फेक्टेड होता है इसमें एक्सपोजर टू पर्सन हु हैज ए नोन टीबी रेजिस्टेंस ड्रग रेजिस्टेंस टीबी prior to treatment for the TB, ये susceptible अगर टेस्ट दैट आर नॉट नोन। इसके अलावा अगर उसने ट्रेवल किया है इन एरिया विद हाई प्रेविलेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस TB डिसीज, ये प्राइमरी के अंदर फॉल करेगा। अगर सेकेंडरी की हम बात करते हैं तो सेकेंडरी के अंदर पेशेंट do not treated with the appropriate treatment regimen या do not follow the treatment regimen as prescribed। इसके अलावा टुक द ड्रग्स, इसमें क्या हो सकता है कि जो ड्रग्स ले रहा है वो इनकरेक्टली ले रहा है, इरेगुलरली दे रहा है, या ड्रग्स की माल अब्जॉर्प्शन है, या ड्रग ड्रग इंटरेक्शन काजिंग लो सीरम लेवल। ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो TB है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, एक्वायर्ड में चला जाता है, ड्रग रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है, MDR में चला जाता है, XDR में चला जाता है। ओके, ये पैथोजेनेसिस हमने ऑलरेडी इसकी डिस्कस कर ली हुई है। इसके अलावा साइड्स ऑफ TB क्या क्या हो सकती हैं ये भी हमने पहले डिस्कस किए हैं कि जो TB होती है मेनली 85% ऑफ ऑल द TB केसेस आर पल्मोनरी इन नेचर्स, और जो रिमेनिंग 15% होते हैं वो किसी भी जगह पे अकर हो सकते हैं, लाइक लेरिंक्स के अंदर हो सकते हैं, ब्रेन के अंदर हो सकते हैं, किडनी के अंदर हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो सकते हैं, बोन और जॉइंट्स के अंदर हो सकते हैं, लिम्फ नोड के अंदर हो सकते हैं। और इसमें नॉट एवरी पर्सन एक्सपोज बिकम इन्फेक्टेड। इन्फेक्शियसनेस जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि इन्फेक्शियसनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, दूसरा इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, तीसरी चीज़ लेंथ ऑफ एक्सपोजर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एंड 10% ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विल डिवेलप TB डिसीज एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स एग्जैक्टली, जिसमें अंदर 5% विद इन 1 to 2 ईयर्स डिवेलप कर लेते हैं, और जो 5% होते हैं वो एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स के अंदर डिवेलप कर सकते हैं। और वो कौन से पर्सन्स हैं दैट आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग TB डिजीज, इनके अंदर पर्सन्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है।
those who have been recently diagnosed, and those who with clinical conditions that increase their risk of progressing from latent TB infections to TB disease. और recent infectious as a risk factor क्या हो सकते हैं? The persons more likely to have been recently infected, जिसके अंदर और with positive TST, tuberculin skin test positive हैं. Other than that, residents and employee of high risk congruent status disease includes having HIV infected persons, those with a history of prior untreated TB. Instead of that, underweight or malnourished person, that persons who are using injection drugs. Instead of that, those persons receiving tumor necrotic alpha antagonist for treatment of rheumatoid arthritis or Crohn disease or Addison disease or Grave disease, yes, certain other medical conditions, they are at risk for developing for progression to TB disease. Or latent TB infections occurs when the person breathes in the bacteria and it reaches the air sac, especially alveoli of the lungs. Or macrophages or immune system that keeps the bacilli contained and under control. And the person is not infectious and has no symptoms. That's why he or she falls under the category of latent TB infection. And what is TB disease? TB disease occurs when immune system cannot keep bacilli contained and bacilli begin to multiply rapidly and person develops TB symptoms like fever है, night sweating है, वेट लॉस है, एनोरेक्सिया है, हेडेक है, fever hai. These conditions indicates that the person is suffering from TB disease. Now the difference between latent TB infection versus TB disease. Like latent TB infection, tubercle bacilli is present in the body. If you go for TST or QFT gold, the results are usually positive. Instead of that, in latent TB infection, chest X-ray remains usually normal, but in the TB disease, there is a abnormality. There are patches in the chest X-ray or in the radiograph. If you go for Pap smear, sputum smear, definitely the culture will be negative in latent TB infection, and in the TB disease, it will be positive. In latent TB infection, patient is asymptomatic, but when the disease occurs, symptoms occurs such as cough, fever, weight loss as well. No infection in the latent TB infection is noted, but in the TB disease, often infectious before the treatment. In the latent TB infection, not a case of TB, but in the TB disease, the person is completely fully diagnosed case of TB.
टारगेटिंग टेस्टिंग में क्या क्या हो सकता है? डिटेक्ट पर्सन्स विद लेटेंट टीबी इन्फेक्शंस who could benefit from the treatment. De-emphasize testing of groups of people who are at risk. Mass screening के लिए consider using a risk assessment tool like testing should be done only if there is an intent to treat. Otherwise, no need to test that person. It can help reduce the waste of resources and prevent unnecessary treatment. Groups to treat with the tuberculin skin test. Persons with are at risk for HIV infections. Definitely they are at risk. Close contact of persons with the infectious TB, persons with certain medical conditions like rheumatoid arthritis, Addison disease, Graves' disease, injection drug users, foreign-born persons from area where TB is common, migrate immigrants, medically underserved low-income populations, residents of high-risk congruent settings, and locally identified high prevalence groups. They are more prone to developing a positive tuberculin skin test. Administering the TST, how can we administer? Yeah, how can you administer? Being a healthcare provider, choose Mintox tuberculin skin test. 0.1 ml to 5 TU of purified proteins. Always use a 27 gauge needle and produce a wheel that is 6 to 10 micrometers in the diameter. Instead of that, how can you treat the TST, tuberculin skin test? Always read within 48 to 72 hours. Measure in duration, not arrhythmia. If you have injected TST, then always measure the in duration, not the arrhythmia. Positive reaction can be measured accurately for up to 7 days. And positive reactions can be measured accurately for up to 7 days. Negative reactions can be read accurately for only 72 hours. And TST interpretation first. How can you interpret if the 5 millimeter of induration is positive in HIV infected patients?
Okay. Persons who have chest X-ray findings consistent with prior untreated TB या organ transplant recipients. Persons who undergo a transplantation, either kidney transplantation है या other organ transplantation है, his or her test will be positive. And persons who are immunosuppressant and taking the equivalent of more than 15 gram per day of prednisone, that is a steroid, or per month, or those taking tumor necrotic factor alpha as antagonist, and their test may be positive. If we go for interpretation number two, then 10 millimeter induration is positive in certain cases like recent immigrants within last 5 years from a high prevalence country, the persons who uses drugs like drug abusers, either they are using steroids, either they are using sedative hypnotics, they are prone to positive TST. And residents or employee of high risk congregate settings who are living in the crowded area or in the recreational areas, they are prone to TST positive test. And microbacteriology laboratory personals who are doing tests ultimately might be they are prone to infections, and the children's less than 4 years of age or infants or children's and the adolescents exposed to the adult at high risks. Interpretation number three, we can go for 15 millimeter induration is positive in persons with no known risk factors for TB. Recording of TST results record results in the millimeters of induration, nor negative or positive. Definitely depends on the induration. Either it is 5 millimeter, either it is 10 millimeter, either it is 15 millimeters, and there depends on their interpretations. And for that sake, only trained healthcare professionals can interpret and read the TST results. Techniques to decrease TB transmissions. What are different techniques in which the TB disease can be decreased? Instruct the patients to cover mouth when coughing or sneezing. These are teaching strategies. These are methodologies that we instruct to our patients. Like while sneezing, while coughing, they have to cover their mouth. Always use masks as instructed. And open window, always use open window or positive pressure ventilation, positive airway pressure ventilation, positive air pressure ventilation, or open window to assure proper ventilation. And never ever leave the home or never ever go to work or school until unless the disease is cured or instructed by his or her physician. If he or she leave the room, definitely he is infecting the other persons. And always avoid public places, recreational areas, limit visitors, and maintain home and hospital isolation as ordered, so that the other persons, the other patients can be avoided from that TB transmission infections. How can we evaluate for TB
First, we have to take medical history of that patients. Other than that, we can go for physical examination, then Montauk's tuberculin skin test. After that, chest X-ray. Instead of that, bacteriological examinations like smear and culture test for AFB, acid fast baseline. And symptoms of TB are here: productive prolonged cough. Patient is always coughing and the cough is productive. Instead of that, chest pain is there, hemoptysis is there, fever and chills are there, night sweats is there, fatigue is there, loss of appetite, anorexia is there, weight loss is there. Or these symptoms are commonly seen in the patients of pulmonary TB. If we go for chest X-ray, obtain chest X-ray for patients with positive TST results or with the symptoms suggestive of the TB. Abnormal chest X-ray by itself cannot confirm the diagnosis of TB, but can be used in conjunction with other diagnostic indicators. Like patients have other diseases, like patient is suffering from rheumatoid arthritis, any autoimmune disease, any other lung disease, they can be evaluated. If we go for sputum collections, a sputum specimen, that is again another necessary test that is used to confirm the TB. And the specimen should be taken from the lung secretion rather than the saliva. If you take this test from the saliva, then definitely it will indicate other bacterial growth as well. If you go for lung secretion, then the susceptibility of microorganism, the accurate infectious disease of that microorganism can be highlighted, can be confirmed. And always collect 3 specimens on 3 different days so that there will be no chance of false positive results or false negative results. We can minimize and maximize false positive and false negative results by collecting 3 different specimens on 3 different days. And always use spontaneous morning sputum, that is more reliable, more desirable than induced specimen. And always collect the specimen before the treatment is initiated. Once the treatment is initiated, mean you are suppressing the growth of microorganism. The drugs are might be bactericidal or bacteriostatic. Either they inhibit the growth of Mycobacterium tuberculosis or they will kill the Mycobacterium tuberculosis organism. And always these kind of drugs should be used in synergistic effects in combination therapy. If we go for smear examination, strongly consider TB in patients with smear containing acid fast bacilli. And always used subsequent smear examination so that the patient can be assessed. Patient's infectiousness can be assessed and response to treatment. Either the treatment patient is taking, is it effective or is it defective? Is the patient healing or the patient is not healing? And if we talk about the culture, always used to confirm diagnosis of the TB. Culture or specimens even if smear is negative.
An initial drug isolate should be used to determine drug susceptibility. And if we talk about treatment of latent TB infections, so daily isoniazid therapy for 9 months is recommended. Instead of that, the person who is taking isoniazid, he or she should be monitored for signs and symptoms of hepatitis as well as for peripheral neuropathy. And alternative regimens included as rifampicin for 4 months. इसके अलावा if we go for TB disease, the treatment includes first line drug in the initial regimen, that is isoniazid, rifampicin, paracetamide, or ethambutol. These medications are used in combination therapy and always adjust regimen when the drugs according to drugs susceptibility results become available or if the patient has difficulty with any of the medications. Never add a single drug to filling regimen and promote adherence and ensure treatment completion. Always encourage the patients to for promotion or adherence to that treatment. If the patient is not taking adequately, then the TB can be reactive at any time, at any stage of their life. Instead of that, direct absorption, healthcare workers watches patients swallow each dose of medication. Definitely, DOT is the best way to ensure adherence and should be used with all intermittent regimens and reduces the relapse of TB disease and acquired drug resistance. If we go for clinical monitoring, instruct the patient taking TB medications to immediately report the following problems, following clinical sign or symptoms. If the person is suffering from rashes, he should be he should report immediately to healthcare provider. If patient has anorexia, nausea, vomiting, either abdominal pain, he or she should report to the healthcare provider. Patient have persistently dark urine, patient is having a fatigue or weakness or persistent numbness in the hand or feet. Might be the persistent numbness of the hand or feet is due to neuropathy. He should always report to the healthcare provider so that timely management can be ensured. And if we talk about the drug resistance, primary and acquired, that we have already discussed about the primary and acquired. If the infection with the strain of Mycobacterium tuberculosis that is already resistant to one of the more drugs, that is isoniazid or rifampicin. And if we talk about the acquired, the medications included rifampicin and isoniazid and with that fluoroquinolones. Then it comes under the acquired drug resistance. Infections with the strain of Mycobacterium tuberculosis that become drug resistant due to inappropriate or inadequate treatment. And there are certain barriers to treatment, certain barriers to adherence, like there is a stigma, extensive duration of treatment, patients may suffer, adverse reaction to medication, definitely patient may suffer, concern of toxicity, lack of knowledge about TB and its treatment, and improving adherence. How can we improve the adherence? Like adherence is responsibility of the healthcare provider, not the patient, and can be ensured by patient teaching, direct observed case management, incentives, or enablers.
These are some strategies that improve adherence to treatment regimen, and every healthcare provider should follow these by making sure that the patients have educated, and either you can also educate the patient. How to measure promote adherence? Develop an individualized treatment plan for each patient. Instead of that, provide culturally and logistically appropriate care to the patients. Do not violate their laws, their rules. They should be logistically appropriate care to patients by considering their ethical values, by considering their cultural values, and always educate patient about the TB medication, TB dosage medications, and possible adverse reactions to that. Always use incentives and enablers to address barriers. Give time to the patients. Discuss with them. Listen to him, either his problems, and always counsel for medication dosage to encourage the adherence to treatment and facilitate access to health and social services. As he suffers any abnormality, any clinical sign or symptoms, he should rush to the health and social services for proper treatment, for timely treatment. And remember, a decision to test is decision to treatment. And that's all. That are the references. So, inshallah, good luck and best wishes are always with you. Any query related to TB infections, TB disease, their drug, their treatment therapy, XDR, MDR, you can ask me. Okay, see you inshallah in next lectures.